10th साइंस, आपका जो कक्षा 10वीं का विज्ञान है, उसका जो आपका चैप्टर है अधातुओं का रसायन, तो अधातुओं के रसायन वाले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों को आज के इस वीडियो में लिया गया है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखते हो तो वास्तव में यह वीडियो आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करेगी और वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ सीखा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बात हमेशा आप ये मेरी याद रखेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। क्या? बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पर टूट जाए पत्थर ऐसे शीशा की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। मेरे कहने का एकमात्र मतलब यही है कि देखिए, शीशा के द्वारा पत्थर को तोड़ना क्या है? इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको जो चीज पॉसिबल नहीं है उस चीज को भी आपको पॉसिबल करके दिखाना है। आपको मेहनत इतनी करनी है, इतनी करनी है, इतनी करनी है कि एकदम जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको भी आप एकदम बिल्कुल पा करके रहो। अपनी सफलता को अपनी मुट्ठी में आप कैद करके रखो। आइए इन्हीं मस्त बातों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिस सेशन का आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें निम्नलिखित ऑक्साइड में किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। यह चीज आपको क्या करना है? बताना है। आपसे पूछ क्या रहा है कि किसका जलीय विलयन आपका अम्लीय होगा। अगर मैं बात करूं इसके चारों ऑप्शंस की, तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है इसे तो आप आंख बंद करके काट दीजिए, क्योंकि यह आपका क्या है? जल है। और जल चूंकि बात कर रहा है अम्लीय की, और जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। भाई, जल को आपने टेस्ट किया है? क्या जल खट्टा लगता है? नहीं लगता। क्या जल आपका कड़वा लगता है? नहीं लगता। तो ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है। और अगर बाकी के इन तीन ऑप्शन की बात करें तो एक में क्या है आपका? एक में आपका है Na, और एक में आपका क्या है? एक में आपका है कार्बन। भाई, O के साथ Na जुड़ा है, O के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, और O के साथ क्या जुड़ा हुआ है? आपका मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं सोडियम और मैग्नीशियम की, तो ये सोडियम और मैग्नीशियम दोनों ही आपके क्या हैं? दोनों ही आपके हैं धातु। दोनों ही क्या है? धातु। और अगर धातुओं के साथ O लग जाए, अगर धातुओं के साथ O लग जाए, यानी कि धातु का जो ऑक्साइड, O लगने का मतलब ऑक्साइड, तो धातु का जो ऑक्साइड होता है वह हमेशा क्या होता है? क्षार होता है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि यदि अगर धातु दिया हुआ है और धातु के साथ आपका O लगा हुआ है तो वह हर हाल में क्या होगा? क्षार। और अगर आपका जो C है वह क्या है? आपका C आपका क्या है? अधातु है। C आपका क्या है? अधातु है। और आप एक चीज ये जरूर याद रखिएगा कि अगर अधातु के साथ O लग जाता है, यानी जो अधातु का ऑक्साइड होता है वह हमेशा क्या आपका होगा? वह हमेशा आपका होगा अम्ल। और अम्ल ही तो आपसे पूछा है, कह रहा है ना कि किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। तो जो अधातु के साथ O लगा होगा उसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। अधातु कौन था? आपका C था। तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। CO2 का जो विलयन होगा वह अम्लीय होगा, बाकी इसका विलयन और इसका विलयन क्षारीय होगा। और जल कैसा होता है? उदासीन होता है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न को कर सकते हैं। अब अगले क्रम में इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपर रूपता नहीं दिखाता। तो हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे अपर रूपता की। तो अपर रूपता की अगर बात करें तो ऐसा तत्व, जैसे अगर हम बात कर दें किसकी? सोडियम की, तो अगर सोडियम प्रकृति में केवल एक ही अवस्था Na के रूप में पाया जाता है तो अपर रूपता नहीं प्रदर्शित करता। कहने का आशय यह है कि जो Na है ना, सोडियम जो प्रकृति अवस्था में है, प्रकृति में जो मिलता है Na, केवल Na एक रूप में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? फास्फोरस की बात करें, अगर हम बात करें किसकी? ऑक्सीजन की बात करें, अगर हम बात करें किसकी? सल्फर की बात करें, तो P जो है ना, P 5 रूपों में पाया जाता है प्रकृति में। P1, P2, P3, P4 और P
5 रूपों में पाया जाता है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 रूपों में पाया जाता है, O2 और O3। O2 तो आप जानते हैं जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं, जिसे हम श्वसन क्रिया में उपयोग में लेते हैं। और जो आपका O3 होता है ना, यह ओजोन गैस होता है। तो O भी आपका 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। और जो आपका S होता है, सल्फर जो होता है ना, सल्फर S1 S2 S3 S4 S8 यानी 8 प्रकार से पाया जाता है हमारे प्रकृति में। तो जो तत्व हमारे प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है, P1 P2 P3 P5 यानी 5 रूपों में पाया जा रहा है। तो फास्फोरस जो है अपर रूपता प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन 1 से अधिक रूपों में पाया जा रहा है, इसलिए अपरूपता प्रदर्शित करता है। सल्फर 1 से अधिक रूपों में पाया जाता है, इसलिए अपर रूपता प्रदर्शित करता है। लेकिन जो सोडियम है केवल व केवल प्रकृति में एक ही रूप में Na के रूप में पाया जाता है, इसलिए सोडियम अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करता। और नहीं ही तो आपसे पूछा है ना कि कौन सा अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करता, तो बिल्कुल सोडियम जो है आपका अपर रूपता नहीं प्रदर्शित करता। सोडियम के अलावा जो भी है, सल्फर भी आपका अपर रूपता प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन भी करता है और फास्फोरस भी करता है। तो इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न को, दूसरे पार्ट को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में क्या कहता है? अगले क्रम में कहता है कि निम्नलिखित में से उपधातु है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। मैग्नीशियम धातु है। हीलियम क्या है? धातु है। लेकिन जो आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक और एक चीज और होता है, क्या? आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं, यह क्या होते हैं आपके? आर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। अगले क्रम में इसके चौथे पार्ट की बात करें तो चौथा पार्ट कहता है उत्कृष्ट गैसें अन्य तत्व से क्रिया नहीं करती, क्योंकि क्या कारण है? देखिए, अगर आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ, इस तरफ अगर हम देखें सबसे लास्ट में, तो एक वर्ग आपको इस प्रकार से खड़ा खड़ा मिलेगा और इसमें कुछ अक्रिय गैसों को रखा गया है। और जो गैसें किसी भी अन्य तत्व के साथ क्रिया नहीं करती, तो उनका केवल व केवल एकमात्र कारण है, कोई भी तत्व किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया कब करता है? जब उसका अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ना भरा हो। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता होती है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। लेकिन इसमें, इस वर्ग में जो तत्व हैं उनमें टोटल उसका पूरी तरह से कक्षक क्या होता है? भरा होता है। ना तो इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है और ना ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ना ही इलेक्ट्रॉन अपना यह किसी को देगा और ना ही किसी से लेगा। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह क्या है कि बाह्य कक्षक इसका पूर्ण भरा होता है, इसलिए यह किसी भी अन्य तत्वों के साथ क्रिया नहीं करता। यही आपको कारण बताना था। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर को कर सकते हैं। इसका पांचवा पार्ट कहता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है आपका? KMnO4। यह क्या होता है आपका? पोटेशियम परमैंगनेट होता है। और जब इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो इसमें से एक गैस निकलती है जिस गैस को हम O2 कहते हैं, और इससे आप भली भांति परिचित हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं, जिसकी सहायता से हम श्वसन क्रिया करते हैं। तो KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? आपकी ऑक्सीजन गैस उससे क्या होती है? प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन राइट जवाब हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले क्रम में। अगला इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए, इसमें से कार्बन भी अधातु है, नाइट्रोजन भी, ब्रोमीन भी, सल्फर भी। लेकिन जो कार्बन है वह ठोस अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है, सी आपका ठोस अवस्था में, नाइट्रोजन गैस अवस्था में, सल्फर गैस अवस्था में। लेकिन एकमात्र आपका ब्रोमीन धातु ऐसी है जो कि किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सब विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्रम में आइए देखते हैं कौन सा। अगले क्रम में कहता है कि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो अधातु होती है, अधातु का ऑक्साइड अगर अधातु के साथ O जुड़ जाए, अधातु जैसे CO2, अधातु जैसे आपका क्या? NO2, तो इनके साथ अगर O2 जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्साइड जुड़ जाए, तो इनकी जो प्रकृति होगी वह कैसी हो जाएगी? आपकी अम्लीय हो जाएगी। तो इसका अविकल्प
जवाब आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अब आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगला पार्ट 8वां कह रहा है कि Ni यानी कि निकिल चूर्ण की उपस्थिति में वनस्पति तेल को वसा में परिवर्तित करना। निकिल क्या करता है? एक उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब जो अभिक्रिया को बढ़ा देता है। तो देखिए, जैसे ये वनस्पति तेल हम किसको कहते हैं? जो आप डालडा अपने घर में उपयोग करते हैं ना, रसोई में डालडा, उस डालडा के पैकेट पर आप देखेंगे तो उस पे लिखा रहेगा क्या? वनस्पति तेल। और उसको कैसे बनाया जाता है? जो आपका तेल होता है ना, तेल, वनस्पति तेल जो वही डालडा होता है, उसमें अगर हम क्या कर दें, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें, तो वह वसा के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहते हैं। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहते हैं। अगला आपका है आघातवर्धनीयता गुण है। किसका आघातवर्धनीयता गुण है? आघातवर्धनीयता आइए पहले समझ लेते हैं। अगर हम बात करें लोहे की, तो अगर लोहे का एक टुकड़ा लें और उसको पीटना शुरू करें तो वह टुकड़ा क्या हो जाएगा? आपका फैल जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, एक नमक के टुकड़े को लें और नमक के टुकड़े को पीटना शुरू करें तो वह एक छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो पीटने पर क्या हो जाए? भंगुर ना हो, चूर्ण ना हो, फूटे ना, वह गुण क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता। और जो पीटने पर चूर्ण हो जाए, पीटने पर छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाए, वह आघातवर्धनीयता का गुण नहीं प्रदर्शित करता। और ऐसा गुण निश्चित तौर पर किसका होता है? ऐसा गुण आपका होता है किसका? धातुओं का। धातुएं प्रायः ठोस होती हैं, इनमें धात्विक चमक होता है, इनमें आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ये सब धातुओं का क्या है? विशेषताएं होती हैं। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को, जो कि कहता है रिक्त स्थान की क्या करना है? आपको पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आइए देख लेते हैं। रिक्त स्थान की आइए पूर्ति करते हैं। पहला कहता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो देखिए, जो आपका फ्लोरीन होता है ना, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो इसमें आप क्या भर लेंगे? फ्लोरीन भर लेंगे। दूसरा कहता है कि कार्बन ऑक्सीजन की अपेक्षा विद्युत ऋणात्मक है। कैसा? कम या अधिक? तो जो कार्बन होता है ना, ऑक्सीजन की अपेक्षा कम विद्युत ऋणात्मक है। तो यहां आप क्या भर लेंगे? निश्चित तौर पर कम भर लेंगे। अब अगले क्रम में इसका जो तीसरा पार्ट है, कहता है आवर्त सारणी में अधातुएं कहां पाई जाती हैं? बाईं ओर कि दाहिने ओर? देखिए, यह आपकी क्या है? आवर्त सारणी है। अगर हम इधर की ओर देखें तो बायां है, और इधर की ओर देखें तो क्या है? दायां है। तो जो अधातुएं होती हैं ना, इधर की ओर ऐसे इतने में पाई जाती हैं, और बाकी इधर जितनी होती हैं वे सब क्या होती हैं? धातुएं। तो यहां किस ओर है? दाईं ओर। तो इसमें आप क्या भर लेंगे? दाईं ओर भर लेंगे। अब अगले क्रम में इसका जो चौथा पार्ट है, कहता है दानेदार जिंक की तनु अम्ल अथवा क्षार से अभिक्रिया के द्वारा क्या बनता है? तो हमने आपको बताया कि जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ कराते हैं तो आपका कौन सी गैस बनती है? वहां पे हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला है कि डिब्बे बंद भोज्य पदार्थ में कौन सी गैस होती है? तो जो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ आपका मिलता है मार्केट में, यानी कि खाने वाली चीजें जो डिब्बे में पैक करके मिलती हैं आपको, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो आपके भोज्य पदार्थ को डिब्बे के अंदर सड़ने से क्या करती है? बचाती है। तो इस प्रकार से दूसरे पार्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 3 है, इसमें आपको धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों में तुलना करना है, यानी इनमें क्या बताना है? आपको अंतर बताना है। तो देखिए, आइए अंतर इनमें करते हैं हम। सबसे पहले चीज क्या है कि इसमें अंतर आपको करना है। तो जो धातुएं होती है ना, इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की क्या करती हैं? प्रवृत्ति रखती हैं। जबकि अधातुएं जो होती हैं वे त्यागने के बजाय क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं, और धनायन बनाने के बजाय क्या करती हैं? ऋणायन बनाती हैं। तो चाहे तो आप एक तरफ धातु डाल लीजिए और एक तरफ क्या डाल लीजिए? अधातु डाल लीजिए, और बीच में ऐसे लाइन खींच करके आप इनके अंतर को लिख सकते हैं, या आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है। और दूसरे क्रम में क्या कह रहा है कि धातु अपचायक के रूप में कार्य करती हैं। धातु क्या करती हैं? अपचायक के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि जो
अन्य धातुओं में क्या कराती हैं, अपचयन कराती हैं तथा इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, कम होता है, जबकि जो अधातुएं होती हैं उनमें इसका इन सब का मान क्या होता है, अधिक होता है और ये क्षारीय ऑक्साइड आयनिक यौगिक बनाती हैं। देखिए हमने बताया कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वे हमेशा कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, लेकिन जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वे कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके अंतर को लिख सकते हैं। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं, दिया है प्रश्न संख्या 4 कि दिए गए तत्वों के ऑक्साइड एवं क्लोराइड बनने की अभिक्रिया के संतुलित समीकरण दीजिए। किसका, देखिए इसमें दोनों चीजें बनानी है, क्या क्या, ऑक्साइड और क्लोराइड, यानी कि अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड अभिक्रिया करेगी तब क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ क्लोराइड अभिक्रिया करेगी तब क्या होगा। अगर ऑक्साइड हम बोले तो ऑक्साइड में आपका आ जाएगा O2। अगर हम क्या बोले, अगर हम बोले आपको क्लोराइड तो क्लोराइड में आपका क्या आ जाएगा, अगर हम आपको बोले क्लोराइड तो क्लोराइड में आपका क्या आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा। आइए देखते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के ऑक्साइड एवं क्लोराइड बनने की विधि को हम संतुलित समीकरण इसका देते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्साइड अभिक्रिया करेगी तो क्या बना लेगा, आपका जल बना लेगा। हाइड्रोजन के साथ अगर क्लोराइड अभिक्रिया करेगी, क्लोरीन अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस के साथ अगर ऑक्साइड अभिक्रिया करेगी तो फास्फोरस ऑक्साइड बनेगा और फास्फोरस के साथ क्लोरीन अभिक्रिया करेगी तो फास्फोरस क्लोराइड बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम सोडियम के ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम का ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो सोडियम ऑक्साइड, और जब क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। देखिए इसके लेक्चर सीरीज में हमने एकदम एक एक बातों को स्पष्ट करके बताया है। जैसे यहाँ पे Na2O ही क्यों बना, NaO2 क्यों नहीं बना, NaCl क्यों बना, Na2Cl क्यों नहीं बना, या NaCl2 क्यों नहीं बना, आखिर यही क्यों बना। ये सब सारे कंसेप्ट आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाए गए हैं। यदि आपके पास समय हो तो थ्योरी क्लासेस जरूर देखें, इसके लेक्चर वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के प्लेलिस्ट चैनल डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं सभी चैप्टर वाइज, आप उसको जरूर देखें अगर समय आपके पास हो तो। अगले क्रम में कहता है कि मैग्नीशियम का जब हम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला कहता है कि नाइट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा क्योंकि एक बार नहीं हर बार की परीक्षा में आता है प्रश्न। इसमें कई प्रकार से आपसे पूछता है, कहता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, अभिक्रिया के साथ वर्णन कीजिए। दूसरा चीज इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है। तीसरा चीज कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि का वर्णन कीजिए या हैबर प्रक्रम को समझाइए। कई प्रकार से इसमें से प्रश्न आता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि हम लेते हैं इसमें किसको, नाइट्रोजन गैस को, और हम लेते हैं किसको, हाइड्रोजन गैस को, और कितने के अनुपात में लेते हैं, 1:3 में। यानी कि 1 भाग हम लेते हैं नाइट्रोजन गैस और 3 भाग लेते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस। और जब दोनों की अभिक्रिया हम कितने पे कराते हैं, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटीएम दाब पर, 200 एटीएम दाब पर, और इसके साथ में क्या, इसके साथ में लोहा उत्प्रेरक और मोमेंटम उत्साहक। अब देखिए उत्प्रेरक और उत्साहक क्या होते हैं, देखिए उत्प्रेरक वे सुपरमैन होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। जैसे Fe जो है इस अभिक्रिया में उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम N2 और H2 की अभिक्रिया करा रहे हैं तो जो यहां पे आपका बन रहा है अमोनिया, वह अमोनिया अगर Fe यानी कि लोहा यहां पे उत्प्रेरक के रूप में नहीं होता तो यह अभिक्रिया सपोज कीजिए कि कितने घंटे में होती, 10 घंटे में। लेकिन अगर यहां पे लोहा उपस्थित है तो यह अभिक्रिया 10 के बजाय कितने में हो जा रही है, केवल 1 घंटे में हो जा रही है। तो उत्प्रेरक वे सुपरमैन होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और उत्साहक मोमेंटम आपका किसका काम करता है, उत्साहक का। तो उत्साहक कौन होते हैं, जैसे N2
का मन गिरा हुआ है, कह रहा है कि H2 के पास मैं नहीं जाऊंगा, इसके साथ मैं अभिक्रिया नहीं करूंगा। अब जो मोमेंटम है ना, यह अभिक्रिया, जैसे आप अपने कोई भी काम करने का आपका मन नहीं रहता तो आपका जो दोस्त होता है कहता है अरे करना यार, करना करना। तो इसी प्रकार से जो मोमेंटम होता है, उत्साहक जो होता है, इसके उत्साह को बढ़ाता है, अभिक्रिया करने के लिए इसको बार बार प्रेरित करता है ताकि यह जल्दी से अभिक्रिया कर सके। तो आपका क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। और इसकी परिस्थितियां भी लिखना है, तो इसकी परिस्थितियां क्या है कि इसका तापमान इतना होना चाहिए, इसका दाब इतना होना चाहिए, इसमें उत्प्रेरक ये होना चाहिए, उत्साहक ये होना चाहिए, तभी जाकर के अमोनिया गैस बनती है, अन्यथा अमोनिया गैस नहीं बनती। तो इनकी परिस्थितियों को भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तापमान इतने की जरूरत है, दाब इतने की जरूरत है, उत्साहक ये है, उत्प्रेरक ये है। तो इस प्रकार से आप इन सबको समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं, एक मस्त सा सवाल है आपका, आप प्रश्न संख्या 6, दिए गए बॉक्स को क्या करना है, आपको भरना है। और क्या भरना है आइए हम देखते हैं। सबसे पहला यहां देखिए, बीच में उपस्थित क्या है आपका, बीच में उपस्थित है हाइड्रोजन, यानी कि जितने भी तत्व दिए हुए हैं यहां, जितने भी तत्व हैं यहां, जितने भी तत्व हैं यहां, जितने भी तत्व हैं यहां, यहां और यहां, सबके साथ किसकी अभिक्रिया करानी है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया करानी है। और जो उत्पाद बनेगा उसको इन डिब्बों में आपको क्या करना है, लिखना है। आइए देखते हैं, बारी बारी से समझते हैं। यहां पे देखिए हाइड्रोजन है, और यह हाइड्रोजन जब इस Fe3O4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसके पास H2 है, इसके पास O है। तो H2 और O जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं आपके H2O। अब चूंकि O की मात्रा यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो और यहाँ पे 1 है, तो यह कितने मॉलिक्यूल में बनेगा, 4। और जब यहाँ पे 4 बनेगा तो यह H भी कितने में हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 H2 और 4 O, तो 4 H2O बना दिए। अब इसके साथ बच क्या रहा है, इसके साथ जुड़ा हुआ है Fe3 यानी कि लोहा। तो इसमें आपका जो Fe है, लोहा है, यह 3 मॉलिक्यूल में लोहा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब यह अभिक्रिया किसके साथ होगी, CuO के साथ होगी, तो यहां पे आपका है H2 और यहां पे आपका क्या है, O है। तो इस H2 और O से मिलकर के क्या बना लेगा, आपका H2O बना लेगा। और साथ में बच क्या रहा है, Cu, तो Cu को क्या कर देगा, अलग कर देगा। इसी प्रकार से आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब AgCl से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे H2 है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल में आपका क्या है, Cl, तो यह चुपचाप बना लेगा क्या, HCl, और 2 मॉलिक्यूल में है इसलिए 2 मॉलिक्यूल में यहां बना लेगा। और जो Ag2 यहाँ 2Ag है, उस 2Ag को क्या करेगा, यह बाहर निकाल देगा। तो इस बॉक्स में ये भरा जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम की, तो अगर H2 सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है आपका NaH, यह क्या बनाता है, NaH, और 2 N यहाँ है, 2 H यहाँ है, तो यह कितना बना लेगा, 2NaH। और अगर उसी प्रकार से मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, MgH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक ही मॉलिक्यूल में बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यह क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही जब Br2 के साथ हैलोजन, Br2 क्या है, ब्रोमाइड है यानी हैलोजन है, जो आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो 4 है ना, इन्हें हैलोजन कहा जाता है। तो चूंकि ब्रोमीन है और ब्रोमीन यानी कि हैलोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है, तो यहां पे बना लेगा HBr2HBr, क्योंकि Br2 यहां है और H2 यहां है, तो 2HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेगा। तो इस प्रकार से आप इसके बॉक्स को भर सकते हैं। अब अगले क्रम में आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए यह जो आपका स्लाइड है ना, यह बहुत मेहनत से और सिर्फ व सिर्फ केवल व केवल किसके लिए बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है। तो इस मेहनत, इस संघर्ष के लिए बस आपसे छोटा सा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए एवं अभिक्रिया भी दीजिए। तो आइए अभिक्रिया को हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दानेदार जिंक को हम तनु
अम्ल के साथ, चाहे आप H2SO4 ले लीजिए, चाहे यहाँ पे HCl ले लीजिए, तनु HCl ले लीजिए। अगर HCl लेंगे तो यहाँ पे आपका ZnCl बनाएगा, और अगर आप H2SO4 लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, और हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब इसके बनाने की विधि क्या है, आइए इसके बनाने की विधि को समझते हैं कि एक वुल्फ बोतल में दानेदार जिंक लेकर के, आइए चित्र से इसको समझाते हैं। देखिए यह आपकी क्या है, चित्र है हाइड्रोजन गैस के निर्माण की। हाइड्रोजन गैस के निर्माण की आपका यह चित्र है। इस चित्र की सहायता से आइए समझाते हैं। देखिए एक यहाँ पे वुल्फ बोतल ले लीजिए आप, ये क्या है आपका वुल्फ बोतल है, और बोतल की संरचना इस प्रकार से हो कि इसमें दो मुंह हो, और एक मुंह में हम क्या कर दें, निकास नली यहां से लगा दें, और एक मुंह में हम लगा दें कीप को। अब इस कीप की सहायता से हम दानेदार जिंक को इसमें क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, और इसमें जो आपका तनु अम्ल है, तनु अम्ल का विलयन इसमें क्या हुआ है, भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे दानेदार जिंक इसके अंदर आएगा, दानेदार जिंक इसमें क्या होगा, घुल जाएगा, और जब दानेदार जिंक HCl के साथ HCl के विलयन में क्या होगा, घुल जाएगा, तो इससे एक गैस बनेगी, और वह गैस इस निकास नली से होता हुआ इस प्रकार से यहां पहुंचेगी। और यहां पे हमने क्या कर रखा है कि एक परख नली को इस प्रकार से जल में उल्टा करके पाइप को यहां पे हमने उसमें क्या कर दिया है, सेट कर दिया है, ताकि इसमें से जो भी गैस आए इस परख नली में भर जाए। अब जो यह परख नली की इस प्रकार से व्यवस्था है ना, इसे हम कहते हैं जल का अधोमुखी विस्थापन। इसको हम क्या कहते हैं, जल का अधोमुखी विस्थापन। तो इसमें अधोमुखी विस्थापन के द्वारा इसमें जो गैस आएगी वह भर जाएगी, और जब परख नली में गैस भर जाएगी, इस परख नली के मुंह के पास उंगली लगा करके हम इस गैस को क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। यही चीज इसके लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लैंग्वेज को बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। अब आइए देखते हैं इसके कुछ उपयोग हैं, आइए इनके उपयोग को देखते हैं। तो प्रायः अन्य गैसों के साथ मिश्रित ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। हैबर विधि से अमोनिया निर्माण में, अभी हमने बताया जो हैबर विधि आपको, उसमें क्या था, H2 3 मालिक्यूल में H2 लिया गया था, और क्या लिया गया था, N2। इनके सहयोग से क्या बना आपका, NH3 बना। क्या बना आपका, NH3 यानी अमोनिया बना। तो हैबर विधि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, और वनस्पति घी के निर्माण में इसका भी अभी हमने चर्चा किया कि वनस्पति घी के निर्माण में भी हम इसका उपयोग करते हैं हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। अब अगला है, गैसोलीन के उत्पाद में भी इसका उपयोग किया जाता है। जारक हाइड्रोजन, इसका जो लव होता है ना, अत्यंत काफी तापमान वाला होता है, 2800 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो इसका प्रयोग धातु के काटने एवं जोड़ने में, यानी वेल्डिंग वगैरह में इसका उपयोग क्या किया जाता है, किया जाता है। अब अगर इसके गुण की बात करें तो इसका जो भौतिक गुण होता है ना, यह एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन है, यानी कि ना तो इसका कोई रंग है, ना तो इसका कोई स्वाद है, और ना ही इसका कोई गंध है। ऐसी यह गैस होती है। यह अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, बहुत तेजी से जलने वाली गैस है। यह ऑक्सीजन के साथ जलती है, और इसकी लौ या फ्लेम रंगहीन और लगभग अदृश्य होती है, यानी कि इसकी जो लौ होती है ना, यह अदृश्य होती है। इसकी लौ का तापमान बहुत अधिक होता है, कितना, 2800 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। देखिए आपकी राय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें अपना कि यह वीडियो आपको वैल्यू दी कि नहीं, और यह वीडियो देख करके आपको कैसा लगा, एक राय जरूर दीजिएगा। तो अगले क्रम में आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है, इंपॉर्टेंट आपका वह भी था, क्या कहता है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है, और इसके लाभ और सचित्र वर्णन इसका करना है। तो देखिए हमने आपको बताया भी था कि जब पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है, MnO2 बनता है, यानी मैग्नीज ऑक्साइड बनता है, और आपका O2 गैस प्राप्त होती है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन का क्या होता है, निर्माण होता है। बनाने की विधि देखिए क्या है कि एक कांच की क्वथनली में 2-3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए, और चित्रानुसार उपकरण में इसको क्या कर दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए। देखिए आपका यह चित्र बना हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं,
यहाँ पे लेते हैं हम क्या, पोटेशियम परमैंगनेट को, और इस पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ पर लेकर के इसमें एक बर्नर की सहायता से इसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जब यह गर्म होती है तो इसमें गैस, वही O2 गैस निकलती है, और जो पोटेशियम परमैंगनेट हो रहे हैं वो यहीं पे क्रिया करके अलग रह जाते हैं। तो इसकी गैस जो इसमें निकास नली लगी हुई है, उस निकास नली से होती हुई यहाँ पे चली जाती है, और इस परख नली के अधोमुखी विस्थापन के द्वारा इस गैस को क्या कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। आप इस सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा कि जब परख नली में गैस पूरी भर जाए तो उसके मुंह पर अंगूठा लगा करके उसे सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। अब जो ऑक्सीजन के उपयोग है ना, सबसे पहले तो यह प्राणवायु है, इसलिए इसको ऑक्सीजन में के रूप में श्वसन की क्रिया में हम करते हैं, और इसका उपयोग दहन में। देखिए, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है ना कि जो अपने से तो नहीं जलती, लेकिन अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता तो यह जल की कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकती है। ऑक्सो एसिटिलीन वेल्डिंग में, यानी वेल्डिंग में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। धातुओं के उत्पादन में, विशेषकर स्टील में इसका उपयोग होता है। स्टील का निर्माण, जो स्टील फैक्ट्रियां होती है ना, इसका ऑक्सीजन का उपयोग करना, ऑक्सीजन का उपयोग से ही स्टील का निर्माण होता है। अधिकतर अस्पतालों में, इसमें बताने की तो कोई जरूरत है नहीं, अभी अभी कोरोना का समय चल रहा था, और उसमें आपने देखा कि हॉस्पिटलों में क्या होता था कि मरीजों को हम आइसोलेट करते थे और उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते थे, उनको ऑक्सीजन देते थे। जो अत्यधिक ऊंचाई पर अगर आप चढ़ते हैं या अत्यधिक पानी इत्यादि में जाते हैं तो वहां आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना होता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन आपको कम पड़ने लगता है, तो जिससे ऑक्सीजन आपको क्या करता है, मदद करता है। इसका भी भौतिक गुण क्या है कि यह भी एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होती है, और तरल अवस्था में ऑक्सीजन हल्के नीले रूप में क्या होती है, दिखाई देती है। ऑक्सीजन स्वयं से आग नहीं पकड़ती, परंतु किसी भी वस्तु को जलने में सहायक होती है। जैसा कि हमने बताया आपको कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कोई भी वस्तु जल नहीं सकती है। और इसके अगर रासायनिक गुण की बात करें तो यह लिटमस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि न तो यह अम्लीय है और ना ही यह क्षारीय है। हाँ, इसका ऑक्साइड जब आपका किसी भी धातु का ऑक्साइड हो जाएगा तब क्षारीय हो जाएगा, अधातु का ऑक्साइड जब हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। दूसरा है कि धातुओं से क्रिया करके, धातुओं से क्रिया जो होती है, ऑक्सीजन धातुओं से क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड, और अधातुओं से क्रिया करके अधातु का ऑक्साइड बनाती है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से विद्युत स्फुलिंग, देखिए हाइड्रोजन यानी कि H2 और ऑक्सीजन यानी O2, दो मॉलिक्यूल में जब H2 लेते हैं और इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो 2H2O बनता है। क्या बनता है, 2H2O, यानी इसके अंदर जब इन दोनों के अंदर विद्युत स्फुलिंग कराई जाती है तो क्या बनता है, आपका जल बनता है, पानी बनता है। तो इस प्रकार से इसके गुण को लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपके इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं जो समीकरण आपको संतुलित करने होते हैं। आइए जल्दी जल्दी से इसको हम देखते हैं आपके। तो आपका जो इसका पहला पार्ट है, कह रहा है कि 2mg यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब आपस में क्रिया होगी तब क्या बनेगा। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब आपस में क्रिया होगी तो यहाँ पे आपका बनेगा MgO बनेगा, और दो मॉलिक्यूल में दोनों है तो 2MgO बन जाएगा। अब दूसरे में देखिए यहाँ पे, तो इसमें देखा जाए तो 3Mg है और यहाँ बन क्या रहा है, Mg3। तो कमी किसकी रह गई है, केवल व केवल नाइट्रोजन की कमी रह गई है। तो यहाँ पे आप क्या भर लेंगे, नाइट्रोजन N2 भर लेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो H2 है और ये Cl2 है। H2Cl2 जब मिलता है तो आपका क्या बनाता है, HCl बनाता है। H2Cl2 मिलता है तो आपका क्या बनाता है, HCl बनाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, और दो मॉलिक्यूल में है तो यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ P4 है और यहाँ 4PCl3 है, तो यहाँ पे 4 लगा हुआ है, यानी कि P तो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका क्या, Cl2 यानी क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे Cl की मात्रा कितनी है, 3 Cl ये है, 3 चौका कितना होगा, 12 Cl2 है। तो यहाँ 2 है तो या अगर 6 लगा दे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ 6 Cl2 भरा जाएगा। और ये देखिए आपका SO2 है और H2O है। जब SO2 और H2O क्रिया करेगी तो H2 तो ऐसे ही रहेगी और SO2 में इसका भी O जुड़ जाएगा और यह हो जाएगा SO3, और यह आपका बन जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। देखिए SO4 अगर होता, H2SO4 अगर होता
तो आपका बनता सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन यहाँ पे H2SO3 है इसलिए आपका क्या बनेगा, यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। अब आपका जो यहाँ CO2 है, CO2 में क्या ऐसी अभिक्रिया कराएं कि H2CO3 बन जाए। तो अगर इसमें हम अभिक्रिया किसकी करा दें, अगर इसमें हम अभिक्रिया करा दें किसकी, जल की, तो H2 और इसका O इसके साथ जुड़ जाएगा तो CO3 बन जाएगा। यानी इसमें आपका भराएगा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसमें N2 की जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। और जब इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। और आपका जो इसमें 6Cl2 की अभिक्रिया होगी तो आपका बनेगा फास्फोरस क्लोराइड बनेगा आपका। और अगर इसके साथ अभिक्रिया होगी तो ये बनेगा आपका सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। और इसमें जल की अभिक्रिया जब कराई जाएगी तो यह क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। तो इस प्रकार से 9वें प्रश्न को आप डियर स्टूडेंट कर सकते हैं। अच्छा सा मस्त सा सवाल है, आइए देखते हैं। कहता है कि यौगिक X जिसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है, ठीक है, यौगिक X जो है उसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है और जिसका pH 7 है। तो ऐसा पदार्थ जिसको पीने के लिए उपयोग किया जाता है और उसका pH 7 हो, ऐसा पदार्थ कौन होता है, आपका H2O, यानी कि किसकी बात कर रहा है, H2O यानी कि जल की बात कर रहा है। आगे कहता है कि इसके अम्लीय विलयन के विद्युत अपघटन से गैस, जब इस H2O में हम क्या करा देंगे, विद्युत अपघटन करा देंगे तो यह इसका H2 अलग हो जाएगा और इसका O क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। H2 अलग हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इसकी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि X, Y और Z को पहचानिए और उपरोक्त रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये रहा आपका रासायनिक समीकरण। अब इसके पहचानने की बात आई तो जो X था आपका वह क्या है, जल है, और जो Y है वह आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और जो आपका Z है वह आपका क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो इस प्रकार से इसके हल को आप कर सकते हैं। अब अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 11 है। कह रहा है दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा, दानेदार जिंक जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनता है, ZnCl2 यानी कि लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो A गैस बनती है, कह रहा है A गैस बनती है। तो इसमें तो मात्र एक ही गैस बन रही है ना, तो A गैस कौन सी गैस है, हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस है। सही बात है। यह गैस ऑक्साइड B से अभिक्रिया करके, ऑक्साइड B से अभिक्रिया करके यानी B ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कापर धातु को अलग करती है, यानी Cu यानी कि CuO से अभिक्रिया करके करेगी तब न कापर को अलग करेगी। भाई CuO से अभिक्रिया करेगी तब न इसका अपचयन होगा और कापर को अलग करेगी और जल का निर्माण करेगी। तो जो आपका B होगा वह क्या है, आपका Cu है। तो A आपका क्या है, हाइड्रोजन है, तथा B आपका क्या है, B आपका यहाँ हाइड्रोजन नहीं, B आपका क्या है, कापर है। बी आपका क्या है, Cu यानी कि कापर है। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। 12वां देखिए कुछ समीकरण दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब रासायनिक समीकरण दीजिए, कब क्या होता है, जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इस प्रकार से समीकरण दे देंगे। अब दूसरा आपका है कि सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया जब जल से होती है तब क्या होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जल में घोलने पर सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरस हमने बताया कि H2SO3 जब है तो सल्फ्यूरस अम्ल उसको कहेंगे, अगर 4 रहता तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता। अगले क्रम में आपका है कि कार्बन हाइड्रोक्साइड जल में, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया, जल में विलय होने पर क्या होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाएगा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे। इसका चौथा पार्ट जो है, चौथा पार्ट क्या कहता है, चौथा पार्ट कहता है कि हाइड्रोजन की हैलोजन से क्रिया। हमने आपको बताया हैलोजन कौन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो 4 है ना, इनको कहते हैं हैलोजन। और जब हैलोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। अगर Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड, Br2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अगर F2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, अगर
I2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज के इस सेशन के संपूर्ण सवाल आपके क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। और जो कि हमने पूरा समझाने का प्रयास किया, एक कमेंट आप अपने राय इस वीडियो में जरूर लिखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।